अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं सारा खान। नाजरीन, अदलिया जमहूरी रियासत का अहम तरीन सतून होता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के मुताबिक पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 130वें नंबर के ऊपर मौजूद है। हमारे यहाँ 22 लाख से जायद केसेस की अदालतों में पेंडेंसी है। इस सुस्त रवि के शिकार अदालती निज़ाम को बेहतर कैसे किया जा सकता है और अदालती निज़ाम की तासीर और इस्तादाद को इम्प्रूव करने के लिए एक आम आदमी का अदालती सिस्टम के ऊपर एतमाद बहाल करने के लिए वो कौन सी इस्लाहात है जिनको अडॉप्ट करने से हम सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद है जाहिद महमूद राजा, एडवोकेट हाई कोर्ट, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं गुफ्तगू का आगाज़ इस नुक्ते से करना चाहूँ कि आईने पाकिस्तान की जो है उसकी रूह बड़े वाजे है, वाजे तौर पर टाइम फ्रेम्स और हर चीज़ के जो केसेस के डिसाइडेड हैं, तो क्या आपको टाइमली डिसीजन और स्पीडी जस्टिस जो है वो नज़र भी आती है? नहीं, मैं बैसियत एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से बताऊँगा कि हर जो है कानून जो है उसमें टाइम फ्रेम बाकायदा दिया जाता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसका जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो स्ट्रिक्टली नहीं हो पा रही। तो उसकी वजह से ये जो केसेस की तवालत जो है, जो आप जिस पे लोगों का जो ट्रस्ट डेफिसिट शुरू हो चुका हुआ है, तो इसी सिर्फ और सिर्फ वजह यही है कि जो आपका टाइम फ्रेम जो दिया गया है उस टाइम फ्रेम में वो काम कभी भी नहीं हुआ। एक केस में जब आप फाइल करते हैं तो आपको एक रिटर्न स्टेटमेंट वो भी एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है। आप उस टाइम फ्रेम के बाद आपकी किसी दूसरे मुल्क में जाएंगे तो आपको एक लम्हे के लिए भी दूसरे नहीं देंगे, उसकी एक्सटेंशन ऑफ टाइम के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन इसमें तवालत जो है, खाम खा के अननेसेसरी डिले जो है, ये अब हमारा वतीरा बन चुका हुआ है। और जिसमें बैसियत वकील में बात करूंगा तो वकील भी हैं इसमें, आपके जो लिटिगेंट्स हैं जो जानबूझ के इसको डिले करने की कोशिश करते हैं, और जजेस जो हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट नहीं करते। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम सुस्त रवि का शिकार क्यों? आप देखते हैं कि लोगों में ऐसी मायूसी है कि वो कानून को अपने हाथ में लेने की आप कोशिश करने लगे, उनका अदालती निज़ाम से एतमाद ही उठ गया है। जी बिल्कुल, यही वजह है कि अगर आपको इन देखें हर चीज़ के लिए एक है कि आपको अंदाज़ा ये होता है कि जी कि आप जब अदालत में आते हैं तो आपको इस उम्मीद से आते हैं कि जी हमें जो इंसाफ मिलेगा। एक मालिक किराएदार के लिए आता है जी कि जी मैंने घर खाली करवाना है, तो पता ये लगता है कि जनाब जो किराएदार है उसको अननेसेसरी डिले करता है। कोई केस आप किसी करते हैं, आप उस केसेस में उसमें भी उनकी जो है उसमें जानबूझ के इसको डिले किया जाता है। ये जो चीज़ें हैं, फिर इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। ये आप किसी साइड पे आप फैमिली केसेस को ले लें, रेवेन्यू के केसेस ले लें। मैं आपको यह बताऊं, पिछले दिनों की बात है कि एक आया और एक बंदा बड़े उसमें ढूंढ रहा है, उन्हें पुराने वकील साहबान को ढूंढ रहा है कि जो मेरे एक वकील साहब थे जिनकी डेथ हो चुकी है, डेथ हुए भी को तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो चुके हुए थे। मैं हैरान हुआ, वो कहता है जी कि हमारा केस जो है ना वो हाई कोर्ट से निकल आया हुआ है। अब ये चीज़ें यहाँ बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं, देखें केसेस के नंबर होने चाहिए। आप क्या एक आम आदमी है उसका वो केस क्या उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, जबकि यहाँ पे हमारे हाई कोर्ट में, हमारी सुप्रीम कोर्ट में लोगों के 5-5, 6-6 साल बल्कि 10-10 सालों के केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन जो अर्जेंट केसेस हैं पता नहीं उसको क्या इतनी इंपॉर्टेंस हो जाती है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक केस शिफ्ट होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बंदा आके कहता है जी मेरा केस 10 साल के बाद लगा, पता नहीं उसके वालिद हयात थे या नहीं। वो जिन वकील साहब को ढूंढ रहे हैं वो तो कितने अरसे पहले उनकी डेथ हो चुकी हुई है। ये हमारे लिए एक लम्हा है, फिक्री है। इसको हमें इस चीज़ को पूरे अदालती निज़ाम के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये। अच्छा, एक और चीज़ भी अगर देखें तो अवाम की शिकायत ये भी है कि जो सियासी नौयत के मुकदमात है, सियासी जमातों के केसेस हैं। मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरी रिक्वेस्ट पे एक आम आदमी जिसने अपने ज़मीन का केस किया हुआ है, एक खातून है जिसने अपने डावरी का केस किया हुआ है, अपने उसके खर्चे का कोई केस किया हुआ है, उस या आपके किसी का प्लॉट का कोई इशू है, वो हर जो आपके जो हमारे जो है इनके जो केसेस होते हैं, नोयत केसेस की नोयत होती है, उनके वे केसेस भी उतने आप यूँ वैसे तो ये कहते हैं नो बट इज़ अबव द लॉ, ठीक है, सबके लिए कानून सबके लिए बराबर है। तो क्यों नहीं उन लोगों को, वो लोग जो नॉर्मल लोग हैं उनके केसेस जो हैं वो उसकी सुनवाई नहीं होती है, लेकिन जो है सियासी नौयत के केसेस को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मैं ये समझता हूँ हमारे जो बड़े जज साहबान जो हैं, हमारी अदालतें, हमारी आला अदालतें हैं, इस चीज़ को पर्टिकुलरली इस चीज़ को देखें। और आप एक जो नंबरिंग है
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جب نمبر جس کیس کا لگے اس کو آپ کریں، اور اب تھوڑا سا جو ہے اب اس کو سسٹم کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. سسٹم ڈیولپ کرنے کی جو آپ نے بات کی، اگر ہم اصلاحات کی طرف آ جائیں تو اگر ججز کی جو روٹیشن کا معاملہ ہے اس کا بھی ایک میکنزم جیسے ہمارے پاس میں جو اس کی وجہ میں یہ بتاتا ہوں. روٹیشن ہماری ایک درینہ جو ہے رہی ہے، ڈیمانڈ رہی ہے. ہم یہی کرتے ہیں کہ ججز جو ہیں یہاں پہ پورے پاکستان میں، آپ پنجاب کا اگر صوبہ لے لیں، آپ بلوچستان کا صوبہ لے لیں، آپ کے پی کا صوبہ لے لیں، ہر ججز جو ہیں ان کی ہر 2 سال 3 سال کے بعد ٹرانسفر ہوتی ہے. یہ ایک سروس کا ایک حصہ ہے کہ آپ کی ٹرانسفر ایک اسپیسیفائڈ ٹائم کے بعد آپ کو یہ اسٹیشن چھوڑنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ یہ جو ملازم ہیں نا، یہ چیز ان کو یہاں سے شفٹ کر کے دوسری جگہ جائیں گے، دوسری تیسری جگہ جائیں گے. بدقسمتی کے ساتھ اسلام آباد میں ہمارے اس وقت، اگر میں غلط نہ ہوں تو ہمارے کو 72 ججز ہیں. 72 ججز وہ ایسٹ سے اٹھتے ہیں اور ویسٹ میں آ جاتے ہیں. ایک اور میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ایک بات کہ ہمارے یہاں پہ انڈکٹ کیے جا رہے ہیں، پنجاب کے ججز کو کیا جا رہا ہے، اپنا سندھ کے وکلاء کو، ججز کو انڈکٹ کیا جاتا ہے، ان کو یہاں پہ بلایا جاتا ہے. ہمارے ججز کیوں نہیں اس سائٹ پہ جاتے؟ یہ جو ہے یہ پالیسیز جو ہمارے جو اعلیٰ ہماری عدلیہ، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بات کروں گا کہ یہ ہماری درینہ خواہش ہے. پچھلے دنوں آپ نے جو آئینی ترامیم میں ایک ترامیم کو آپ نے سنا کہ جناب یہ جو ججز ہیں، جو 6 ججز جناب جنہوں نے کہیں خط لکھ دیا وہاں پہ، تو ان کو جناب ان کی روٹیشن تو امپارٹنٹ ہو گئی. جو 72 ججز ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایسٹ سے اٹھتے ہیں تو ویسٹ پہ چلے جاتے ہیں، ویسٹ. اچھا، یہ جو آپ نے خط لکھنے والی بھی جو بات کی، ہمیں اس وقت دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ کے اندر ہمیں بڑی پولرائزیشن نظر آتی ہے. کبھی ایک فریق، ایک سینئر جج جو دوسرے کے خلاف خط لکھتا ہے، وہ خط پہلے سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے. تو یہ والی جو تقسیم ہے، تفریق ہے، عوام الناس کو کیا میسج جا رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک چیز کو دیکھیں، اس سے ایکچولی ہوا کیا ہے. یہ تو آپ نے جو پرٹیکولرلی اس پوائنٹ کو اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارا ایشو ایک ہمارے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ ایشو آیا تو انہوں نے اس کیس کو فائٹ کیا. اس چیز کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ججز میں یہ شعور آیا اس چیز کے بارے میں، یا انہوں نے اپنے آپ کو ابھی سمجھا کہ یہ اس وقت انف از انف رائٹ ناؤ، تو انہوں نے جو چیز کو کر دیا، جو بتا دیا، تو یہ ان کی سزا بن جاتی، اب بنتی جا رہی ہے. لیکن اگر ایک ڈیوائیڈڈ جوڈیشری ہوگی، اعلیٰ عدلیہ اگر ڈیوائیڈڈ ہوگی تو عوام جو کیا سمجھیں گے کہ کیا ہمیں ایسے میں نہیں سمجھتا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، اگر آپ کے جو آئین ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، اگر آپ اس کی من و من اس کی جو کریں گے، تعمیل کریں گے، تو میرا خیال یہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن خدا مطلب جو مین جو چیز ہے کہ ہم اس آئین کو صرف کتاب کے طور پہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس پہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہی. اچھا، بالکل امپلیمنٹیشن جو ہے آئین کی بڑی ضروری ہے.